सभी को नमस्कार। चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल विज़िट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस से रिलेटेड आपकी जो वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। आज के वीडियो में बात होगी दलित साहित्य की अवधारणा पर। तो आप वीडियो का टाइटल देख के आए होंगे तो आपको पता चल गया होगा किस टॉपिक पे आज बात होगी। दलित साहित्य की अवधारणा पर, इसके स्वरूप पर, इसकी जो परिभाषाएं आदि हैं दलित शब्द की, उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं इसके संदर्भ में, उस पर भी बात होगी। और कौन कौन सी मुख्य रचनाएं जो आपको दलित साहित्य के संदर्भ में याद रखनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ओवरऑल आपका जो ये टॉपिक है सिलेबस में लगा हुआ, ये पूरा जो है आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय ज़ाया किए पढ़ लेते हैं इसको। लिखा है, सदियों से जिसे साहित्य और समाज के हाशिए पर फेंक दिया गया था, किसे, दलित को, तथा जिसे शूद्र, अतिशूद्र, चांडाल, अवर्ण, हरिजन आदि नामों से पुकारा जाता था और जिन्हें घृणा, हिकारत, निरीह और दया का पात्र बना दिया गया था, वही आज प्रखर आत्मबोध के साथ इन सारी शब्दावलियों को ठुकराकर स्वयं को दलित के रूप में अपनी अस्मिता का बोध साहित्य, समाज और राजनीति तीनों स्तर पर करा रहे हैं। दलितों की बात यहाँ पर हो रही है। अब दलित शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो दलित शब्द और दलित साहित्य अपनी अर्थवत्ता, व्यापकता, सार्थकता तथा अस्मितागत बोध के रूप में आज विद्वज्जनों के मध्य साहित्यिक विमर्श के विषय बने हुए हैं। अतः दलित का आशय व्यापक दृष्टि और बहस की मांग करता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन के बीच शूद्रों की यानी दलितों की स्थिति का ज्ञान मनु के विधि ग्रंथ मनुस्मृति से प्राप्त होता है। तो आपको इसका इतिहास पता लग रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ये भी है कि आपको बताया जाएगा कि दलित साहित्य कैसे शुरू हुआ और इसका विकास किस तरह से हुआ। उद्भव और विकास पर भी बात होगी, इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई है। आगे लिखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित साहित्य के दलितों के संदर्भ में क्या कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निष्कर्ष था कि भारतीय समाज, ये जो है आपको एज इट इज़ लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये इनकी कोटेशन है जो कि आप पेपर में अगर मेंशन करेंगे तो आपको अधिक अंक प्राप्त होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भारतीय समाज का ताना बाना अभी जाति व्यवस्था पर आधारित है और भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों में परिवर्तन का निर्धारण भी जाति के आधार पर होता है। प्रत्येक हिंदू जिस जाति में जन्म लेता है उसकी जाति ही उसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन का निर्धारण करती है। ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। आगे आया, भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, आप ये सब आई थिंक ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं समझ पा रहे होंगे। वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, शोषण, दमन और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध की लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। अब बौद्ध धर्म से थोड़ा रिलेट करके बताया गया है। उसके बाद ज्योतिबा फूले का इसमें क्या योगदान रहा, इस बारे में भी बात होगी, क्योंकि आप पूरा इसका जो है ओरिजिन पढ़ रहे हैं। तो भारतीय समाज में ये मैंने आपको बता दिया है। गौतम बुद्ध, जिनका समय काल जो यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, इन्होंने अन्याय और वर्चस्व के विरुद्ध हिंदू सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी थी, जो पूरे बौद्ध काल में विद्यमान रही। चारवाक, लोकायत और आजीवक जैसे लोकवादी भौतिक दर्शन और अन्य श्रमण परंपराएं समय और काल परिवेश के अपने दबावों के फलस्वरूप तीव्रता और ठहराव से गुजरते हुए नया रूपाकार लेती रही हैं। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी जब ख़त्म होने वाला टाइम पीरियड आ जाता है, यानी 1975 के बाद का समय, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्योतिबा फूले और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी स्टार्टिंग पीरियड 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाया गया सुव्यवस्थित एवं सुचिंतित सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन दलित विमर्श और साहित्य आंदोलन का वैचारिक आधार बना, जिसने आज सामाजिक परिवर्तन का विकल्प प्रस्तुत किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलित आंदोलन का प्रेरक या प्रवर्तक मानकर सुविख्यात मराठी दलित साहित्यकार गंगाधर पांतावाड़े क्या लिखते हैं, ये देखिए। जो गंगाधर पांतावाड़े हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को दलित साहित्य का या फिर कह लीजिए दलित आंदोलन का प्रवर्तक मानते हुए या प्रेरक मानते हुए लिखते हैं
कि दलित क्या है। दलित कोई जाति नहीं है बल्कि परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। ये आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए। तो दलित क्या है? दलित कोई जाति नहीं बल्कि परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। दलित मानवतावाद में विश्वास करता है। समकालीन हिंदी साहित्य आंदोलन में दलित शब्द नवीन अर्थवत्ता के साथ प्रयुक्त हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित शब्द की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जो कि काफ़ी प्रमुख दलित साहित्यकारों में आते हैं। इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। तो दलित शब्द हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक शब्द है। हम इसे दल के साथ जोड़ते हैं, दल इत। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दलित को हम दल के साथ में जोड़ते हैं, समूह के साथ में जोड़ते हैं, जहाँ लोग एकजुट हो जाएं। एकता का प्रतीक माना है इन्होंने। दल के साथ जोड़ते हैं जो सामूहिक तौर पर कार्य करता है, जीवन को सामाजिक तरीके से जीता है और समाज से अलगाव को दूर करता है। दलित शब्द के संदर्भ में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये कोटेशन है। ये आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में आप इसे लिख के आना, जिससे आपको अधिक अंक प्राप्त हो पाएँ। अब बात करते हैं दलित चेतना या फिर दलित आंदोलन की। तो दलित चेतना का दार्शनिक और वैचारिक आधार का स्रोत महात्मा बुद्ध ही हैं, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र ऊपर कर दिया था। अब थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ लेते हैं। तो श्रावस्ती प्रवास के दौरान सुनीता नामक भंगी यानी कि एक दलित शब्द है। सुनीता नामक एक स्त्री थी, उसको अपने संघ में शामिल करके दलितों उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया गौतम बुद्ध ने। परंतु आधुनिक दलित चेतना का जनक डॉक्टर अंबेडकर को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक सुव्यवस्थित सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर दलित चेतना को बढ़ावा दिया। दलित आंदोलन का जो है एक कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत की। साथ ही स्त्री, उपेक्षित और पिछड़े वर्ग के लिए सम्मान, गरिमा, अधिकार और न्यायपूर्ण व्यवस्था भी इन्होंने ही सुनिश्चित कराई। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। दलित चेतना, इसकी मूल प्रेरणा, यानी दलित चेतना की मूल प्रेरणा और आंदोलन को हिंदी के दलित लेखक, कवि और आलोचक डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि के कथनों में इस तरह से समझा जा सकता है। डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखते हैं कि दलित चेतना एक प्रति सांस्कृतिक चेतना है, बल्कि एक वैकल्पिक चेतना भी है। न केवल ये सांस्कृतिक चेतना है बल्कि ये एक वैकल्पिक। तो दलित चेतना एक प्रति सांस्कृतिक चेतना है बल्कि एक वैकल्पिक चेतना भी, यानी ये वैकल्पिक चेतना भी है और सांस्कृतिक चेतना भी है, इसलिए विद्रोही है। स्वतंत्रता के पश्चात यह स्थिति किसी न किसी रूप में बनी हुई है। बदलाव के बावजूद दलित वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने का प्रयास आज भी जारी है, ये इन्होंने कहा है और ये जीवन की सच्चाई है। आप आज भी अगर आप खुद गौर करते होंगे तो आप ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करते होंगे कि आज भी कहीं ना कहीं दलितों की स्थिति नहीं सुधर पाई है। ग्रामीण इलाकों की अगर विशेष तौर पर बात करें तो अब ज्योतिबा फूले का योगदान देखते हैं। तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को इन्होंने पढ़ाया भी था। इन्होंने खुद सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया था और उसका सावित्रीबाई फूले ने अन्य स्त्रियों को शिक्षित करने का कार्य किया था। तो इन दोनों लोगों का हमारे हिंदी साहित्य में, साथ ही साथ हमारे भारतीय इतिहास में विशेष योगदान है। तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ पहली बार 1848 ईस्वी में महिलाओं के लिए एक, 1851 में अछूतों के लिए स्कूल खोला। अब 1848 में महिलाओं के लिए और 1851 में अछूतों के लिए इन दोनों ने मिलकर एक स्कूल खोला। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1927 में महान आंदोलन एवं मनुस्मृति दहन यानी जलाना, सन 1930 से 31 में नासिक का काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन, सन 1930 में लंदन के प्रथम गोलमेज परिषद में दलितों के राजनीतिक अधिकारों की मांग की, 1942 में नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी SC फेडरेशन के गठन के समय 30,000 दलित महिलाओं की मौजूदगी में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित महिलाओं के फेडरेशन की भी स्थापना की तथा 1945 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज और औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना कर दलित चेतना की वैचारिकी को आधार भूमि प्रदान की। तो ये जो ऊपर फैक्ट्स दे रखे हैं, ये सारे फैक्ट्स मैं यहाँ पर मार्क भी कर दे रही हूँ, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात कर लेते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग को संवैधानिक अधिकारों को, यानी दलित वर्ग को कहीं ना कहीं संविधान में अधिकार दिलाने का कार्य भी डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। ये बात आप सबको पता होगा कि संविधान का गठन किस तरह से हुआ था, और संविधान का गठन जब हुआ था तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका रही है, ये चीज़ें आपको आई होप पता होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, दलित साहित्य पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रचनाएं भी मैं बताऊंगी जो आपको याद रखनी चाहिए। हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्होंने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये बहुत ही स्टार्टिंग में इन्होंने मेंशन की है ये चीज़। ये एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब यह कहते हैं कि हिंदी साहित्य में ढूंढने पर भी हमें अपना चेहरा, यानी दलितों का चेहरा नहीं दिखाई देता, तो एक तरीके से कटाक्ष ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात का। तो निश्चित तौर पर यह बेचैन कर देने वाला सवाल स्थापित साहित्य और समाज को कटघरे में खड़ा करता है। दलित रचनाकार परंपरागत भाषा साहित्य में दलित की वेदना, उसके दुख दर्द, उसके सपने और उसकी चेतना को नहीं पाता है। मुख्य धारा से वंचित कर दी गई अस्मिताओं ने साहित्य को कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया है। आगे बात करते हैं, साहित्य की लगभग सभी विधाओं में, फिर चाहे वो उपन्यास हो या कहानी हो या कविता हो या निबंध हो, कोई भी विधा है, आत्मकथा है, इन सब में दलित की अभिव्यक्ति उभर कर सामने आई है। कुछ रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद रख लीजिए आप। मराठी में दया पवार की अछूत, ये रचना का नाम है। मराठी में दया पवार की अछूत, शरण कुमार लिम्बाम्बे की अक्करमासी, बेबी काम्बले की जीवन हमारा, लक्ष्मण गायकवाड़ की उठाई गिर आदि, तथा हिंदी में मोहनदास नेमिसराय की अपने अपने पिंजरे, ये रचना का नाम है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, इसके 2 भाग हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप दोनों आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, कौशल्या वैसंत्री की पहली दलित स्त्री लेखिका हैं, और इनकी रचना का नाम है दोहरा अभिशाप। अब दोहरा अभिशाप क्यों रखा गया? दोहरा अभिशाप इसलिए कि एक तो ये स्त्री हैं, स्त्री होना इनके लिए अभिशाप बन गया है, उसके चलते इन्हें समाज द्वारा शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा, ये दलित भी हैं, जिसके चलते इन्हें 2 तरीके से या 2 दिशाओं से जो है अभिशाप का सामना करना पड़ रहा है, शोषण का सामना करना पड़ रहा है। आगे आती है डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जी की मेरा बचपन मेरे कंधों पर, इसके भी 2 भाग हैं। डॉक्टर तुलसी राम की मुर्धैया, जो कि आपके सिलेबस में भी लगी हुई है। आदि आत्मकथाओं ने हिंदी क्षेत्र में स्थापित परंपरागत हिंदी साहित्य के समक्ष नई चुनौती पेश की है। कविताओं ने दलित साहित्य के सरोकारों और उसके मर्म को शीर्ष पर पहुंचाया है। दलित कवि मोहनदास नेमिसराय ने तो ईश्वर के होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वो लिखते हैं, मैंने ये कविता की पंक्तियां कुछ एज इट इज़ कोट की हैं, आप इन्हें एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। मोहनदास नेमिसराय जी लिखते हैं कि ईश्वर की मौत उस पल होती है जब मेरे भीतर उभरता है सवाल, ईश्वर का जन्म किस माँ की कोख से हुआ था, ईश्वर का बाप कौन है। क्योंकि हर इंसान समान है, हर इंसान का खून कह लीजिए समान रंग का होता है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? इसी बात पर एक तरीके से कहीं ना कहीं मोहनदास नेमिसराय जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदुत्ववादियों को उन्हीं का अद्वैत का उदाहरण देकर पूछते हैं, चूहड़े या डोम की आत्मा ब्रह्म का अंश क्यों नहीं है? मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो। ये प्रश्न जो है पाठक से पूछ रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं। आगे लिखा है, दलित कथा साहित्य से दलित संवेदना की व्यापकता को समझा जा सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ये मुख्य रचनाकारों के नाम हैं, आप इन्हें जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। मुख्य रचनाकारों के नाम यहाँ पर मैंने बताए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, डॉक्टर प्रेमशंकर, सूरजपाल चौहान, डॉक्टर सुशीला टांकभौरे, डॉक्टर जयप्रकाश करदम, डॉक्टर कुसुम वियोगी,
और इस तरह से जो कुछ नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं आप इन्हें याद कर लीजिएगा। इन कहानीकारों की कहानियों के माध्यम से दलित कहानी की संवेदना और सरोकारों के विविध आयाम को समझा जा सकता है, जहाँ वर्ण व्यवस्था पर चोट, जाति की जड़ता का शिनाख्त, धार्मिक पाखंड और कर्मकांड पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, पितृसत्ता के सवाल, जाति उपजाति के अंतर्विरोध, भूमंडलीकरण, बाजारवाद आदि बहुविध विषयों पर यानी तमाम विषयों पर जो है बात की गई है। तमाम विषयों के माध्यम से दलित कहानी के तेवर और उसकी व्यापकता को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और आप चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड और भी कई टॉपिक्स पर, या मैं यूँ कहूँ लगभग सभी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, और नोट्स भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको समय से प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और लोगों को भी चैनल से जोड़ें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।